अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अप्रोच टू एफेजिया। एफेजिया का मतलब ये है, एफेजिया इज़ अ लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर लैंग्वेज डिसऑर्डर को चेक करने के लिए, किसी भी स्पीच या लैंग्वेज को असेसमेंट करने के लिए हमारे पास 4 डोमेन्स होती हैं। पहली डोमेन जो है वो है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी फ्लुएंसी का मतलब ये है कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड तक ट्रांजिशन करना बगैर किसी रुके। ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर विदाउट मेकिंग एनी पॉज। दूसरी डोमेन जिसकी वजह से हम किसी भी लैंग्वेज या स्पीच को असेस करते हैं वो है नेमिंग। फॉर एग्जांपल, आप किसी इंसान को बोलेंगे कि इसको क्या बोलते हैं हम, तो वो बोलेगा ये पेन है। जिस इंसान में ये नेमिंग वाला डोमेन अफेक्टेड होगी, वो ये तो बता सकेगा कि इस चीज़ का मकसद क्या है, यानी कि इस चीज़ से लिखते हैं, लेकिन वो आपको ये नहीं बता पाएगा कि इसको पेन कहते हैं हम। ठीक। तीसरी डोमेन जो है जिसकी वजह से हम लैंग्वेज या स्पीच को असेस करते हैं वो है रेपिटिशन। रेपिटिशन से मुराद ये है कि आप 3 वर्ड्स का कोई ग्रुप है, उसको बार बार दोहराएं। फॉर एग्जांपल, पेपर पेंसिल सीजर, पेपर पेंसिल सीजर। जो एक नॉर्मल पर्सन है वो इस रिपीटिशन को सही तरीके से अदा कर पाएगा, जबकि जिस इंसान में रेपिटिशन वाली डोमेन अफेक्टेड होगी वो ये रेपिटिशन सही से नहीं कर पाएगा। चौथी डोमेन जो है उसको बोलते हैं कंप्रीहेंशन। कंप्रहेंशन से मुराद ये है कि हम अगर कोई बंदा स्पीच दे रहा है तो हम उसको कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम कंप्रीहेंशन। अंडरस्टैंडिंग द स्पीच। अंडरस्टैंडिंग द स्पीच। ठीक। अब ये जो हमारे पास फ्लुएंसी है, जो कि हमने पहली डोमेन पढ़ी थी, फ्लुएंसी हमारे डिपेंड करती है हमारे ब्रोकाज एरिया पे। ब्रोकाज एरिया कहाँ पे होता है? हमारे ब्रेन के फ्रंटल लोब में होता है। और ब्रोकाज एरिया का काम ये होता है कि ये हमारे पास हमें मोटर रिस्पॉन्स देता है स्पीच की सूरत में। मोटर रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ स्पीच। रिस्पॉन्स इन फॉर्म ऑफ स्पीच। ठीक। और जो ये कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन डिपेंड करती है हमारे वर्निक्स एरिया पे। वर्निक्स एरिया भी हमारे ब्रेन में पाया जाता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब में। कंप्रीहेंशन डिपेंड करती है हमारे वर्निक्स एरिया पे। और वर्निक्स एरिया का काम ये होता है कि ये सेंसरी इनपुट देती है, सेंसरी इनपुट इन फॉर्म ऑफ थिंकिंग। कोई इंसान अगर सही से किसी की स्पीच को समझेगा, यानी कि उसका थिंकिंग एबिलिटी उसकी अच्छी है, इसको बोलेंगे हम कि कंप्रीहेंशन। और कंप्रीहेंशन डिपेंड करती है हमारे वर्निक्स एरिया पे। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा कि अगर हमारे पास फ्लुएंसी इम्पेयर्ड होगी, इम्पेयर्ड फ्लुएंसी, impaired fluency and impaired comprehension। जिस इंसान की फ्लुएंसी इम्पेयर्ड होगी वो क्या करेगा, क्योंकि वो सही से उसकी ज़ुबान फ्लुएंट नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा थोड़ा रुकेगा बोलते हुए, अनड्यू पॉजेज लेगा, मेकिंग अनड्यू पॉजेज। दूसरे नंबर पे पॉसिटी ऑफ वर्ड्स। पॉसिटी ऑफ वर्ड्स का मतलब ये है कि उसके पास, क्योंकि उसकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, तो वो बात करते करते दरम्यान में रुक जाएगा और सोचेगा कि उसने नया लफ्ज़ क्या बोलना है, तो इससे उसकी लैंग्वेज की फ्लुएंसी बहुत कम हो जाएगी। पॉसिटी ऑफ वर्ड्स, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि उसके पास लैक ऑफ वर्ड्स, उसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं है बहुत ज़्यादा बोलने के लिए। तीसरे नंबर पे उसके पास जो स्पीच होगी उसको हम बोलेंगे ब्रोकन स्पीच। बार बार वो बोलते हुए रुक जाएगा, सोचेगा, उसके बाद बोलेगा, उसकी फ्लुएंसी इम्पेयर्ड है, तो उसको बोलेंगे ब्रोकन स्पीच। ठीक। अब देखें क्या होगा कि अगर हमारे पास कंप्रीहेंशन इम्पेयर्ड हो, हमारे पास सोचने समझने की सलाहियत अगर इम्पेयर्ड हो, तो उसमें क्या होगा, अगर हम किसी ऐसे पेशेंट से सवाल पूछें जिसकी कंप्रीहेंशन इम्पेयर्ड है, तो हमें इनएप्रोप्रिएट आंसर देगा, इनएप्रोप्रिएट आंसर। ठीक। हम उससे एक सवाल पूछ रहे हैं और उसको समझे बगैर वो हमें कोई भी जवाब देगा, तो ऑफ कोर्स वो इनएप्रोप्रिएट ही होगा, या अनरिलेटेड आंसर देगा वो। मैं उससे सवाल पूछूंगा, आज सुबह तुमने क्या खाया, तो वो ये कहेगा कल रात में 10 बजे सोया था, क्योंकि उससे मेरा सवाल ही नहीं समझा, तो उस हिसाब से उसने जवाब ही नहीं दिया, उससे कोई डिफरेंट जवाब दे दिया, यानी कि अनरिलेटेड आंसर दिया उसने।
दूसरे नंबर पे न्यूलोजिज्म। न्यूलोजिज्म का मतलब ये है कि वो जब बोलेगा तो उसके वो नए अल्फाज बोलेगा, जो ऐसे अल्फाज भी होंगे जो डिक्शनरी में भी हम नहीं देख सकेंगे। कॉइनिंग न्यू वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो डिक्शनरी में नहीं होंगे वो न्यू अल्फाज लाएगा अपनी ज़बान पे। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि वो वर्ड्स का सलाद बना देगा, क्योंकि उसने सोचे समझे बगैर बोला तो वो ऐसे अल्फाज एक दूसरे पर फेंकता जाएगा बगैर ग्रामर को फॉलो किए हुए। थ्रोइंग वर्ड्स here and there without following grammar rules। एक और बात जो हम देखते हैं इम्पेयर्ड कंप्रीहेंशन में वो ये है कि जार्गन स्पीच, वो कोई इस तरह का सेंटेंस बना देगा कि एक नॉर्मल इंसान को समझने के लिए काफ़ी मुश्किल होगा उसकी बात को। ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट a sentence which is not easy to understand for a normal person to understand। ठीक, यहाँ तक हमने देखा कि एफेजिया की डेफिनेशन क्या है और उसकी चार डोमेन्स कौन सी हैं जिसकी वजह से हम असेस करते हैं किसी की लैंग्वेज को। उसके बाद हमने देखा कि इम्पेयर्ड फ्लुएंसी होगी तो हमारे पास कैसे होगा, वो पेशेंट हमें प्रेजेंट करेगा। जो इम्पेयर्ड कंप्रीहेंशन होगा तो उसका पेशेंट हमारे पास कैसे आएगा। आगे हम देखते हैं कि एफेजिया की टाइप्स कितनी हैं। उसमें से सबसे जो पहली टाइप है वो है ग्लोबल एफेजिया। ग्लोबल एफेजिया में जो चारों डोमेन है लैंग्वेज को असेस करने की, कौन कौन सी भला? फ्लुएंसी, नेमिंग, रिपीटिशन एंड कंप्रीहेंशन, ये चारों डोमेन्स ही अफेक्टेड होती हैं ग्लोबल एफेजिया में। जो डोमेन्स में रेड मार्कर से लिखूंगा इसका मतलब ये कि वो अफेक्टेड है, और जो मैं ब्लैक से लिखूंगा इसका मतलब ये कि वो इंटैक्ट है। ठीक, ये होगा हमारे पास पहली ग्लोबल एफेजिया। दूसरे नंबर पे हमारे पास ब्रोकाज एफेजिया। ब्रोकाज एफेजिया का मैंने बताया था कि ब्रोकाज एरिया का हमारे पास काम ये होता है कि हमारे जो स्पीच करवाता है इन द फॉर्म ऑफ मोटर रिस्पॉन्स। तो जो ब्रोकाज एफेजिया है उसमें हमारे पास फ्लुएंसी जो है इफेक्ट होगी। फ्लुएंसी, नेमिंग एंड रिपीटिशन विल बी अफेक्टेड इन ब्रोकाज एफेजिया एंड ओनली कंप्रीहेंशन विल बी इंटैक्ट। वर्निक्स एफेजिया में हमारे पास जो है फ्लुएंसी इंटैक्ट रहेगी, जबकि हमारे पास कंप्रीहेंशन, नेमिंग एंड रिपीटिशन विल बी अफेक्टेड। क्योंकि जो वर्निक्स एफेजिया है यानी कि हमारे सोचने समझने की सलाहियत हमारे पास सही से काम नहीं कर रही, तो वो कंप्रीहेंशन यानी कि हमारे पास अफेक्टेड है। कंप्रीहेंशन इज आल्सो अफेक्टेड, नेमिंग आल्सो अफेक्टेड एंड रिपीटिशन आल्सो अफेक्टेड। मैंने अभी बोला था कि जो मैं रेड से लिख रहा हूँ यानी कि वो अफेक्टेड है, और जो मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ इसका मतलब ये कि वो हमारे पास नॉर्मल है। ठीक, अब ये जो 4 लिखा है इसका मतलब ये है कि इसमें चारों डोमेन्स अफेक्टेड हैं। यहाँ पर 3 लिखा है इसका मतलब ये कि हमारे पास 3 डोमेन्स जो है हम लैंग्वेज असेस करने की वो हमारे पास इफेक्ट हैं। वर्निक्स एफेजिया में भी हमारे पास 3 डोमेन्स इफेक्ट हैं। आगे चलते हैं कंडक्शन एफेजिया। कंडक्शन एफेजिया में हमारे पास 2 डोमेन्स इफेक्ट हैं। कौन कौन सी? नेमिंग की और रिपीटिशन की। कंडक्शन एफेजिया में हमारे पास फ्लुएंसी भी इंटैक्ट रहेगी और कंप्रीहेंशन भी इंटैक्ट रहेगी। ट्रांसकोर्टिकल मोटर एफेजिया में हमारे पास मोटर एरिया सही से काम नहीं कर रहा होगा, यानी कि हम सही से स्पीच नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब ये होगा हमारी फ्लुएंसी अफेक्ट होगी। फ्लुएंसी विल बी अफेक्टेड एंड नेमिंग आल्सो। और जो हमारे पास रिपीटिशन है और जो कंप्रीहेंशन है वो इंटैक्ट रहेंगी। ट्रांसकोर्टिकल सेंसरी एफेजिया में हमारे पास सेंसरी इनपुट ब्रेन तक नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा वर्निक्स एरिया काम नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से हमारी कंप्रीहेंशन इफेक्ट होगी, कंप्रीहेंशन सही से काम नहीं कर पाएगी और नेमिंग हमारी सही से काम नहीं कर पाएगी। जो चीज़ इंटैक्ट होगी यानी कि नॉर्मल होगी वो होगी हमारी फ्लुएंसी और हमारी रिपीटिशन। ठीक, इसके बाद है हमारे पास एनोमिक एफेजिया। एनोमिक एफेजिया में हमारे पास सिर्फ एक डोमेन इफेक्ट होगी, नेमिंग की। इसके अलावा बाकी सारी डोमेन्स नॉर्मल रहेंगी। फ्लुएंसी भी नॉर्मल रहेगी, रिपीटिशन भी नॉर्मल रहेगी, कंप्रीहेंशन भी नॉर्मल रहेगी। जो हमारे पास एनोमिक एफेजिया है इसके साथ चंद एक बातें हैं जो कि याद रखना जरूरी है। एफेजिया होता है किसी भी हेड इंजरी की वजह से, या ये एक और वजह से होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से, मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी की वजह से। मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी यानी मिसाल के तौर पे हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया या हमारे पास यूरेमिक इंसेफेलोपैथी होगी, हाइपोनेट्रीमिया और यूरेमिक इंसेफेलोपैथी।
इसकी वजह से हमारी जो है नेमिंग की डोमेन अफेक्ट होगी। आगे हम थोड़ा सा ब्रेन के एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से भी बाजू का एमसीक्यूज आ जाता है, तो उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम बनाने जा रहे हैं ब्रेन का लेटरल व्यू। सही, तो हमारे पास यहाँ पर है सेंट्रल सर्कस ऑफ आवर ब्रेन, एंड हेयर वी आर हैविंग मोटर एरिया। दिस इज आवर मोटर एरिया ऑफ ब्रेन। ओके, हमारा ब्रोकास एरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रोकास एरिया इज प्रेजेंट इन द फ्रंटल लोब एंड वर्निक्स एरिया इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब। ओके, और इन दोनों को जो चीज़ आपस में मिला रही होती है उसे हम बोलते हैं आर्क्यूट फेसिकुलस। ठीक, यहाँ पर हमारे पास एक सल्कुस होती है जिसको हम बोलते हैं सेविलियन सल्कुस। यहाँ पर सल्कुस होती है जिसको हम बोलते हैं सेविलियन सल्कुस। सेविलियन सल्कुस से हमारे पास एक आर्टरी पास करती है जिसको हम बोलते हैं मिडल सेरिब्रल आर्टरी। दिस इज आवर मिडल सेरिब्रल आर्टरी। मिडल सेरिब्रल आर्टरी की दो डिवीजन्स हैं, एक है सुपीरियर डिवीजन और दूसरी डिवीजन है हमारे पास इंफीरियर डिवीजन। जो सुपीरियर डिवीजन है वो सप्लाई करती है ब्रोकास एरिया को, और साथ ही साथ वो सप्लाई भी करती है मोटर एरिया को, जबकि जो इंफीरियर डिवीजन है वो हमारे पास सप्लाई करती है सिर्फ और सिर्फ वर्निक्स एरिया को। टेम्पोरल लोब में हमारे पास एक हेयरिंग एरिया पाया जाता है, यहाँ से हम आवाज़ को सुनेंगे और हम पैगाम पहुँचाएंगे वर्निक्स एरिया तक। वर्निक्स एरिया कंप्रीहेंशन का रोल प्ले करेगा, और विद द हेल्प ऑफ आर्क्यूट फेसिकुलस ये पैगाम पहुँचाएगा ब्रोकास एरिया की तरफ। ब्रोकास एरिया स्पीच प्रोड्यूस करवाएगा विद द हेल्प ऑफ मोटर एरिया। ब्रोकास एरिया पैगाम पहुँचाएगा मोटर एरिया को, और मोटर एरिया स्पीच को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमारे स्पीच मसल्स को स्टिमुलेट करेगी, जिसकी वजह से हम बोल पाएंगे। तो ये तो थी हमारी नॉर्मल मैकेनिज्म। अब क्या होगा कि जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है उसको अगर मैं ब्लॉक करवा दूं, बाइफर्केशन से पहले अगर मैं मिडल सेरिब्रल आर्टरी को ब्लॉक करवा दूं, तो उससे हमारे पास जो एफेजिया पैदा होगा उसको हम कहेंगे ग्लोबल एफेजिया, जिसमें हमारे पास चारों तरह की डोमेन्स फ्लुएंसी, नेमिंग, रिपीटिशन एंड कंप्रीहेंशन अफेक्टेड हैं। ये चारों डोमेन्स सही से काम नहीं कर पाएंगे अगर यहाँ पर ब्लॉकेज हो गई। अगर ब्लॉकेज होती है सुपीरियर डिवीजन की तरफ, तो उससे हमारे पास जो एफेजिया पैदा होगा उसको हम कहेंगे ब्रोकास एफेजिया। ब्रोकास एफेजिया प्लस उसके साथ साथ हमें क्या होगा, क्योंकि हमारा मोटर एरिया सही से काम नहीं कर पा रहा होगा, तो दूसरी जो शिकायत हमें होगी वो हमें हेमीपीरेसिस की होगी, यानी कि पैरालिसिस ऑफ वन साइड। पैरालिसिस ऑफ वन साइड। अगर हमारे पास जो इंफीरियर डिवीजन है मिडल सेरिब्रल आर्टरी के, अगर वो हमारे पास ब्लॉकेज होगा यहाँ पर ब्लड सप्लाई की, तो उससे जो हमें एफेजिया पैदा होगा उसको हम बोलेंगे वर्निक एफेजिया। तो यहाँ तक होती है हमारी वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।